Welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद निश्चित। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं निश्चित कुमार। Erasing all its gains, Sensex sheds 29 points, but Nifty gains 2 points. Prime Minister Narendra Modi exhorts industry, saying this is a huge opportunity for new resolutions, for new goals of the Indian industry. And Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari pitches for formulating a policy for using the RBI's rising foreign exchange reserve for funding road projects. सारी शुरुआती तेजी गंवाते हुए सेंसेक्स 29 अंकों की गिरावट में रहा। हालांकि निफ्टी में 2 अंकों की वृद्धि दर्ज हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि भारतीय उद्योग के समक्ष नए संकल्पों और नए लक्ष्यों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडारण को उपयोग में लाने की नीति बनाने का प्रस्ताव रखा। सबसे पहले शेयर बाजार, जहां अपनी सारी शुरुआती तेजी गंवाते हुए बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 29 अंकों की गिरावट दर्ज करते हुए 54,526 पर बंद हुआ। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 2 अंकों की मामूली बढ़त से 16,282 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.2% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.7% की गिरावट दर्ज हुई। At the stock markets, erasing all its early gains, the Sensex at the Bombay Stock Exchange shed 29 points to end at 54,526 today. But the Nifty at the National Stock Exchange gained 2 points to 16,282. And in the broader market, the BSE Mid-Cap Index fell 0.2% and the Small Cap Index dropped 0.7%. Market breadth on the BSE was negative with 2 declining shares for every single gainer. And among the sectoral indices, the metal index was the leading gainer, jumping 3.5%. The power index climbed 1.3%. The basic material, the energy and the oil and gas indices advanced 1.2% each. And the utilities index rose 0.7% and the capital goods index added 0.6%. And among the declining indices, the healthcare index dropped 1.3%, the BankX fell 0.7%, and the consumer durables, the consumer discretions and the finance indices lost 0.6% each. Kotak Mahindra Bank lost 1.8%, ICICI Bank declined 1.1%, HDFC Bank fell 0.8% and HDFC dropped 0.7%. But Tata Steel shot up 3.9%, NTPC climbed 2.4% and Reliance Industries added 1.3%. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 1 पैसे कमजोर रहा और $1 की कीमत 74 रुपए 43 पैसे दर्ज हुई। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अविनाश गोरक्षकर, जो है बाजार विशेषज्ञ। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अब आज हालांकि बाजार में थोड़ी सी हल्की सी गिरावट आई है। अगर हम देखें सेंसेक्स में 29 पॉइंट्स का हमने देखा है गिरावट, लेकिन ओवरऑल अभी जो बाजारों में एक तेजी है, 5-6 दिनों से लगातार नए नए शिखर छू रहे हैं सेंसेक्स और निफ्टी। इसको आप कैसे देखते हैं, खासकर इस बैकड्रॉप में कि मिड कैप और स्मॉल कैप में लगातार हम गिरावट देख रहे हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि बाजार में मार्केट में 16,000 निफ्टी क्रॉस करने के बाद काफी वोलेटिलिटी देखने को मिली है। और मैं समझता हूं कि आज जो बड़ा डेवलपमेंट मार्केट में हो गया कि काफी छोटे मझोले शेयर्स में बिकवाली देखने को मिली। इसमें काफी कारण है। एक तो ये मिड कैप स्टॉक्स अभी फ्रंटलाइन कंपनीज के मुकाबले में काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे थे, तो वहां पे मुनाफा वसूली काफी ऑब्वियस थी। लेकिन दूसरा जो था रीजन वो ये था कि बीएसई ने आज मेरे ख्याल से एक लिस्ट निकाली है जिससे उन्होंने कहा है कि 23 अगस्त से यहाँ पे काफी अलग अलग तरीके के सर्किट फिल्टर्स लगाए जाएंगे, जहाँ पे जो बड़ी स्पेकुलेशन यहाँ पे होती है उसको कम करने की उनकी कोशिश। तो इससे काफी बिकवाली आपको छोटे मझोले शेयर में देखने को मिली और मुझे लग रहा है ये ट्रेंड है। मार्केट आपको बताना चाह रहा है कि फ्रंटलाइन कंपनीज में वापस
बड़े निवेशक और इन्वेस्टर्स का वापस फोकस आएगा। हमने देखा है कि जो बड़ी कंपनीज है, जो ऑटो कंपनीज है, एग्रीकल्चर सेक्टर में है, कैपिटल गुड्स में है, वहां पे नतीजे भी उम्मीद से काफी अच्छे आए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि मार्केट में इंडेक्स में जो तेजी आपने देखी है वो मेरे ख्याल से मोरलेस ब्रॉडन होगी, कंसोलिडेट होगी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी। और यही कारण है कि आप शायद इंडेक्स में इतना ज्यादा उछाल या गिरावट नहीं देखोगे, लेकिन ऑब्वियसली स्टॉक में आपको अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से मिड कैप में काफी समय के बाद लोग अभी बेच रहे हैं और ये ट्रेंड मुझे लग रहा है आगे भी कंटिन्यू होगा, क्योंकि छोटी कंपनीज में मार्केट को खतरा भी है कि इतना प्राइस अपसाइड जो स्टॉक ने दिखा है वो आगे सस्टेन होगा कि नहीं। तो मेरे ख्याल से ये रीशफलिंग हो रहा है मार्केट में, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो हमको पिछले 6-7 दिनों से दिख रहा है और ये आगे भी रहने की अपेक्षा है। Yeah, Avinash, continuing the same story, despite the market scaling new heights over the past few sessions, barring of course the occasional troughs, the mid and the small caps have been kind of a spoiler in the fairy tale story. And now with the BSE stepping in to curb the excessive price movement in these stocks, how do you see this action of the Bombay Stock Exchange actually stabilizing or giving some sanity to the small and the mid caps? Yeah, I think if one were to observe that, mid caps have always got a propensity to rise very fast, and they also fall equally fast whenever the market gets into the panic mode. Mm-hmm. So my sense is that, we are now finding a lot of mid caps across many sectors which are trading at fair to expensive valuations if you compare them to the larger, frontline market cap companies. So there is no doubt that some amount of profit booking will come. I think in a bull market, the initial rally comes in a frontline companies, then it starts moving on to the smaller mid-cap companies. So that is one of the reasons there is some amount of reshuffling happening from the retail as well as from the HNI investors, from the institutional investors, and that is going to continue. I mean, BSE has obviously done this as a matter of, safeguarding the interests of the broader market. Mm-hmm. But obviously from 23rd, I mean, you're going to see all these companies which come in that list, BSE list, having new circuit limits, and that is going to actually take away a lot of speculation. And wherever stocks have multiplied very fast in a very short time, you're going to see a very big, massive sell-off. So I think for the time being, the bottom line is that small cap companies, mid cap companies will be under significant pressure. And you'll probably see, the stocks reacting negatively. At least in the near term, this is definitely not something which is going to favor the mid caps, and a lot of money will get reshuffled to the large cap companies. एक और जो आईपीओ इतने सारे आ रहे हैं, ऑलरेडी इस वर्ष 58 कंपनीज ने अपने फाइल किए हैं आईपीओज, और कई आईपीओज बाजार में आए भी हैं और उनको अच्छा रिस्पांस भी मिला है. सो हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या आपको लगता है कि ओवर हीटिंग के कुछ साइंस हैं, यहाँ भी इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल. देखिए, आईपीओ का मार्केट जिस प्रकार से अगस्त के महीने में खुला है, मैं समझता हूं कि बहुत सारा पैसा बहुत छोटे समय में आईपीओ मार्केट से प्रमोटर और कंपनी उठा रही है. ये क्लियर संकेत है कि प्रमोटर और कंपनी चाहती है कि जितना जल्दी हो वो पैसा उठा ले, क्योंकि मार्केट कभी भी अगर करेक्ट होता है तो उनको मौका मिलेगा नहीं. जो इम्पोर्टेंट बात मुझे लग रही है कि काफी कंपनीज में सिर्फ ओएफएस इश्यूज हो रहे हैं, जहां पे सिर्फ प्रमोटर्स पैसा लेके जा रहे हैं, कंपनी को पैसा नहीं मिल रहा है. तो ये डेफिनेटली एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड है. इन्वेस्टर को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि एक्सपेंसिव वैल्यूएशन से आईपीओ फ्लोट किए जाते हैं और लोग लिस्टिंग गेन्स के लिए शेयर खरीदते हैं. लेकिन सस्टेनेबिलिटी के लिए मैं समझता हूं कि ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि न्यू इश्यू में नॉर्मली प्राइसेस मर्चेंट बैंकर डिसाइड करता है, उसके बाद कंपनी के नतीजे आते हैं, रियलिटी आती है, उसके बाद स्टॉक रिएक्ट करते हैं. और प्रमोटर्स जब भी 100% ओएफएस करते हैं तो एक क्लियर बात है कि वो कंपनी में ज्यादा इंटरेस्ट आगे होता नहीं, क्योंकि वो प्रमोटर्स के जेब में पूरा पैसा जाता है, कंपनी के बैलेंस शीट पे कुछ नहीं आता. तो ये ट्रेंड डेफिनेटली नेगेटिव है. और जब तक मार्केट में तेजी है, जब तक पैसा आईपीओ लेके जाएंगे वो बात अलग है. लेकिन इन्वेस्टर्स को बहुत सावधान होना चाहिए. कोई भी आईपीओ में बिना उसकी प्रोस्पेक्ट और बिना उसका लॉन्ग टर्म बिजनेस पोटेंशियल देके सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए कोई अगर अप्लाई कर रहा है तो वो उनके लिए शायद थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है. Avinash, coming back again to the mid caps and the small caps, discussing purely from the point of view of investors, would you advise them to be a bit wary of investing in these sort of stocks, the mid caps and the small caps, for the time being at least? Yeah, I think people who have already invested in quality mid cap
would definitely, I would not suggest them that they should sell everything in panic, because frankly, the overall macro conditions are not bad. Things are improving on ground. But the most important thing is that, in mid-caps, the propensity of the increase, from the last 8 to 12 months has been significant. And therefore, now incremental gains going forward from here will be very difficult and very, very fragile. So I would suggest that, if in a portfolio you've got 20 to 25% exposure in the mid-caps, it's fine. But investors who have got a very large exposure to mid-caps should actually now start reshuffling their portfolios. They should get into some good quality large caps and try to diversify and, minimize the risk. Because the risk propensity in mid-caps, as you must be aware, is very, very high compared to frontline companies. Absolutely. So basically, from a risk management, I think one should definitely try to have a lesser exposure on small caps. इनफैक्ट उसी वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए ही सेबी ने जो आप स्टेप बता रहे हैं 23 अप्रैल से वो भी उठाया है. एक और पहलू है जिस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के मुकाबले जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका जो हम ज्यादा बढ़ा हुआ इंटरेस्ट देख रहे हैं बाजार की तरफ, क्या इसको आप एक पॉजिटिव डेवलपमेंट मानते हैं? नहीं, बिल्कुल. देखिए, लॉन्ग टर्म में रिटेल का पार्टिसिपेशन इक्विटी मार्केट में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी इंडिया में बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट्स में काम करते हैं. और ये बात क्लियर है कि अभी महीने के 12-13 लाख डिपॉजिटरी अकाउंट्स खुल रहे हैं, जो 1-1.5 साल पहले दिख नहीं रहा था. तो डेफिनेटली पार्टिसिपेशन रिटेल से काफी बढ़ा है. लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि जो रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में आ रहा है, इसको ये समझना चाहिए कि इक्विटी को एक लॉन्ग टर्म एसेट की जैसे ट्रेड करें. अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या आप शॉर्ट टर्म व्यू लेते हैं तो उसका नुकसान भी हो सकता है. और सबसे बड़ी बात, एफआईआईज की बात आपने की. एफआईआईज लगातार नेगेटिव सेल कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसा लेके जा रहे हैं. और ये जो भी रैली हो रही है बाजार में, ये ज्यादातर अल्ट्रा एचएनआईज और रिटेल से ही आ रही है. तो ये डेफिनेटली अच्छी बात है, लेकिन ये डेफिनेटली एक खतरा भी है कि बड़े निवेशक पैसा निकाल रहे हैं. तो मेरे ख्याल से यू शुड बी केयरफुल. ऐसा नहीं कि सारे शेयर जो बढ़ रहे हैं उनको आप पार्टिसिपेट करना चाहिए. पार्टिसिपेशन अगर ज्यादातर रिटेल और ट्रेडर कम्युनिटी से अगर आता है तो वो डेफिनेटली अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये पैसा जितना जल्दी आता है उतना जल्दी पैसा बाजार से निकल भी जाता है. जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी. अविनाश गोरखशेखर बाजार एक्सपर्ट थे हमारे साथ अभी, जो बाजार के आज के प्रदर्शन पर हमसे बात कर रहे थे. और आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया. सिंपल है छोटे, कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया. ओहो, तो ये बात है. हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे. बड़े भैया. छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी. मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है. आगे बढ़ने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर एक नजर डाल लेते हैं. कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच एशियाई बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा. जापान का निक्केई सूचकांक 0.7% बढ़ गया. चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.1% की मामूली वृद्धि दर्ज हुई. हांगकांग के हैंगसेंग में 0.2% की बढ़त आई, लेकिन दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.7% गिर गया और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.9% की गिरावट दर्ज हुई. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां वृद्धि का रुख था. लंदन का फुटसी 0.4% की बढ़त पर था. फ्रांस के कैक में 0.3% की वृद्धि थी और जर्मनी का डैक्स 0.1% की बढ़त पर था. And moving on to the U.S. markets, on the Wall Street, the blue chip Dow and the benchmark S&P 500 rose to record highs yesterday, buoyed by the gains in economically sensitive value stocks after the Senate passed a $1 trillion bipartisan infrastructure package. The bill, which now heads to the House of Representatives, could provide the nation's biggest investment in decades in roads, bridges, airports and waterways. Senators also began voting on a follow-up $3.5 trillion spending package that Democrats plan to pass without the Republican votes. So the Dow Jones Industrial Average rose 163 points or 0.5% to end at
4,265, and the S&P 500 gained 4 points to close at 4,437. But the Nasdaq Composite dropped 72 points to 14,788. Investor will also watch inflation numbers this week for more insight into the Federal Reserve's monetary policy plans in the wake of comments from two Fed officials on Monday that inflation was already at a level that could satisfy one portion of the requirement for the beginning of rate hikes. Meanwhile, in the latest development, the U.S. Senate approved a $3.5 trillion spending blueprint for President Joe Biden's top priorities early today in a 50-49 vote along the party lines after lawmakers sparred over the need for huge spending to fight climate change and poverty. और अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जयंतो दास। जयंतो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुक्रिया। जयंतो, जो यूएस मार्केट्स रिकॉर्ड हाईएस्ट पर पहुंचे हैं और जो ये खबर आई है कि $1 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज को पास कर दिया है वहां के सेनेट ने, इनफैक्ट जो $3.5 ट्रिलियन स्पेंडिंग ब्लूप्रिंट है उसको भी अप्रूव कर दिया है, ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट्स है यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से और पूरे विश्व पर इसके क्या पॉजिटिव रिपरकशंस हो सकते हैं? देखिए, ये पैकेज का उम्मीद काफी महीने से हो रहा था और अब ये पास होने के बाद ऑब्वियसली मार्केट का एक परिचय आपने देखा जिस तरह से मार्केट में स्टॉक मार्केट में उछाल आया है। ग्लोबली मैं मानता हूं कि दिशा जरूर ठीक होंगे, इससे निर्देशक अलग से आएंगे। वजह इसलिए क्योंकि यूएस मार्केट में अगर प्रोडक्शन लेवल्स और खास करके फाइनेंशियल एक्टिविटी लेवल्स का बढ़ोतरी होते हैं उसका पूरा विश्व भर में एक अलग से प्रभाव होता है और इस तरफ बेशक ये पैकेज नॉट ओनली यूएस इकोनॉमी बट ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी को कहीं ना कहीं एक दिशा दिखाएंगे। जी, और भारतीय बाजार के लिए आप क्या कहेंगे? भारतीय बाजार में जो हम निरंतर एक तेजी देख रहे हैं जो लार्ज कैप्स में, क्या ये रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को, जो जुलाई से एक रिबाउंड हम देख रहे हैं इकोनॉमी में? देखिए, जो रिबाउंड है सिर्फ पिछले अगर आप अक्टूबर नवंबर का महीने सब देखें, सेकेंड वेव का दौरान जो फिर से एक चुनौती आया था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी स्थिति काफी अच्छा इसलिए है क्योंकि एक तो इकोनॉमिकली अगर देखा जाए ओवरऑल देश और जो ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम्स है उसमें काफी फर्क आया हुआ है। दो बार कोविड का जो 2 वेव चले हैं उस दौरान जो ओवरऑल कंपनीज है उनको भी अब बेटर मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन को अलग से मैनेजमेंट का एक एक्सपीरियंस भी आया हुआ है। और ये चीज देखते हुए आपको ये भी देखना है कि वैक्सीन में करीबन 50 करोड़ वैक्सीन डोजेज ऑलरेडी दिया गया इंडिया में और मैं मानता हूँ करीबन 12% लोगों को ऑलरेडी 2 डोजेज मिल चुका है। तो ये सारे आंकड़े बेशक अगले जो तीसरा तिमाही जो शुरू होने वाला है उसके तरफ ये निर्देश दिखाता है कि हाँ, इकोनॉमी में एक स्ट्रेंथनिंग होने का और साथ में जो कोविड का तीसरा वेव का जो बातचीत चल रहा है और या शायद संभावना भी है, इस वक्त केरला का फिगर्स काफी ज्यादा आ रहा है, तो वो देखते हुए एक तीसरा वेव का सामना लोग मानते हैं और देश भी मानता है कि और भी मजबूती से हम लोग कर पाएंगे। और उसके ऊपर दौरान ये मार्केट में अलग से जो बॉयंसी आया हुआ है जहां पे करीबन 54,000 लेवल्स में स्टॉक मार्केट आज का तारीख में है। इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि विश्व भर का बाजारों में एक थोड़ा बहुत जो बॉयंसी, हालांकि एशियन मार्केट में नरमी रहा पिछले 1-2 दिन से, लेकिन ओवरऑल एक जो ब्रॉड ट्रेंड है जहां पे कहा जा रहा है कि निफ्टी में 16,100 अंक का ऊपर कुछ भी लेवल्स रहता है तो एक बॉयंट मार्केट या एक बुलिश मार्केट की तरफ निर्देश देते हैं। तो इंट्राडे कुछ प्रॉफिट बुकिंग बेशक हो रहा है, हमने आज भी देखे उस तरह का स्थिति खास करके कुछ क्षेत्र में बैंकिंग वगैरह में, लेकिन ओवरऑल अगर ट्रेंड देखा जाए कोविड का तीसरा वेव का एक थोड़ा बहुत असर बेशक मार्केट में रहेंगे जिसमें कॉशियस मूवमेंट हमेशा मार्केट में चलता रहेगा, लेकिन अगले तिमाही के लिए मैं मानता हूँ देश और साथ में देश का जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से तैयार है इसका सामना करने के लिए। Yeah, Jayanto, talking of the growth story, in order to achieve high growth, which is so badly needed, especially in these torrid times, we need to attract that much more investment and all in the system, and especially the FDI and all. And the government probably has done quite well to bring in the Taxation Laws Amendment Bill 2021 in the Parliament, which allows actually the government to withdraw tax demands and settle cases. So how far would this bill, in your view, pave the way or rather erase the concern faced by big-ticket corporations like the Cairn or Vodafone or any other for that matter? Well, obviously, such measures to a great extent
goes on reflecting the basic objective of how a tax regimen should be, and that is to make it much more fairer and non-regressive on any operation of any country or any company. Now, having said so, what must also be added is it's a two-way process. What needs to be understood is when you clear the debts for a very fairly, and a very fair and transparent way of operation and making the processes simpler. When I speak of processes, I'm speaking of the taxation processes, things like that. So what also has to be understood is these things should also filter down to the smaller sectors of the economy, specifically sectors like SME and SME. That's where one of the major, challenges still lay, and that's where also one of the largest employment generators remain in India. So that's one part of the story. The other part of the story is, since you're speaking of how policy measures are being tuned up and geared up to not only aid the recovery but also fuel the growth from here, we have to understand, and I'm extremely optimistic when I heard Mr. Nitin Gadkari today speaking in the CII forum, where he spoke of, finding out extraordinary measures by talking to the RBI governor to how to use our forex reserves, which is, at a historical high, and obviously we can, leverage some of those extra forex reserves to buy in or have in some cheap funds out here to, fuel our infrastructural growth, which this government has taken it heads on as a serious policy measure, and also more so because they believe that the faster recovery of COVID has to be through spending in the infrastructure sector, because not only will it generate jobs, but it will also generate a lot of further collateral benefits for ancillary industries, in addition to bringing the economy much more closer with a better infrastructure. So I guess the government is on a front foot in terms of not only toying with new and fresh ideas, but also trying to execute them as fast as possible. And that, I guess, would to a great extent carry the bucket of what we intend to do in the next 2 quarters. आपने बात की न्यू एंड फ्रेश आइडियाज की, तो ये जो अगली खबर है बिल्कुल उसी से जुड़ी हुई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज सड़क परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडारण के उपयोग से जुड़ी नीति बनाने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी मूलभूत परियोजनाओं के लिए देश को निम्न लागत पर वित्त की आवश्यकता है। उद्योग संस्था CII द्वारा आयोजित एक वर्चुअल समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में हमारे पास डॉलर भंडारण की बहुतायत है और उन्होंने फैसला किया है कि वे RBI के गवर्नर से बात करेंगे कि देश में मूलभूत ढांचे के विकास के लिए विदेशी मुद्रा के इस भंडार को उपयोग में लाने के लिए उचित नीति कैसे गठित की जाए। श्री गडकरी ने कहा कि भारत में मूलभूत ढांचे के लिए वित्त जुटाने के उद्देश्य से वे विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और नए विकास बैंक से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वे उनकी प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है। जो ये सरकार है वो हमेशा इनोवेशन की बात करती है, नए आइडियाज, जैसे आपने बोला। सो आपको लगता है कि अगर हम ये जो हमारे पास हैं अवेलेबल रिसोर्सेज उनको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज करें तो न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को फायदा होगा, जो मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात होती है उसका भी फायदा देश को मिलेगा। बिल्कुल, और मंत्री जी ने आज खास करके एक बहुत अच्छी चीज बताया कि वो है कि फंड्स का लीवरेज करना और खास करके लोअर चीप फंड, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जितना अच्छे से जितना जल्दी एज अ फनल आप लेके आ पाएंगे, जो मल्टीप्लायर इफेक्ट का जो हम फायदा ढूंढते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के थ्रू, उसमें और जल्दी नतीजे आंकड़े का तौर से आएगा। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा और आपने जैसे खबर में भी बताया कि RBI के साथ अगर बातचीत में कुछ हल निकलता है जहां पे जो एक्सेस फॉरेस्ट रिजर्व जिसको कहा जा रहा है वो अगर सही रूप से देश का काम पे आ सके तो इट विल बी एक्सट्रीमली गुड पॉजिटिव स्टेप। And moving into the same CII meeting, Prime Minister Narendra Modi has said that when the country is set to celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav, the vision to realize the dream of building an Atmanirbhar Bharat also lies on the shoulders of the industry leaders. Addressing the Confederation of Indian Industry CII annual meeting this evening through video conferencing, the Prime Minister said it is a huge opportunity for new resolutions, for new goals of the Indian industry. He said today's new India is ready to go along with the new world. He said today people are ready to accept and promote local products
Mr. Modi said it will play a key role in building Atmanirbhar Bharat. He said there was a time when we used to think that foreign products were better. Even Indian brands, which people had built after years of hard work, were promoted under foreign names. He said government took the bold decisions and continued making new reforms even during the pandemic. And the Prime Minister said the country stood with the reforms. He said commercial coal mining has been started, new reforms have been done in defense sector, space and atomic sector have been opened up for the private sector. क्या कहेंगे आप जो एक तो रिफॉर्म्स का जो पर बल दिया है प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इतने मुश्किल समय में भी रिफॉर्म्स का जो सिलसिला है वो निरंतर चलता रहा, वो कितना इंपॉर्टेंट है और इससे भी ज्यादा जो गवर्नमेंट और इंडस्ट्री है उसके बीच में ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना और एक कोलैबोरेटिव अप्रोच लेना, ये कितना सिग्निफिकेंट है? देखिए, ट्रस्ट का जैसे आपने बात कहा वो तो नीतिगत रूप से एक हमेशा प्रयास रहता है, जहां पे इंडस्ट्री की तरफ से भी वो जो उम्मीदें किया जा रहा है वो हो, और सरकार की तरफ से नीतिगत रूप से जो भी सहायता वो लोग दे सकते हैं वो कोशिश चलते रहते हैं। तो ये एक ऑनगोइंग वर्किंग मोशन है हमेशा, और हमेशा रहेगा भी। अब ये समझना जरूरी है कि कोई भी मौजूदा सरकार जो होते हैं उनको सही रूप से रियल टाइम बेसिस में इंडस्ट्री का जो परेशानी, बिकॉज हम सबको पता है कि पिछले 15-16 महीने के दौरान जब से कोविड का एक प्रभाव पूरा दुनिया भर में पड़ा है, हाउ बिजनेस हैव बीन डन, बिजनेसेस का अप्रोच, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का प्लानिंग, इसमें बहुत ही बड़ा एक मेटामॉर्फिकल परमानेंट चेंज हुआ है। ये नहीं कि 6-8 महीने के लिए आपने चेंज करके फिर वापस पुराना प्री कोविड डेज में आ जाएंगे। सारे दुनिया भर का जितना भी ग्लोबल लीडर्स है इंडस्ट्री का, कॉर्पोरेट क्षेत्र से, वो सारे इसके ऊपर अलग से बात ये कर रहे हैं कि अभी पोस्ट कोविड का जो इरा है उसमें बिजनेसेस एक नया ढंग से किया जाएगा, बिजनेस का ऊपर एक जो दृष्टि है वो अलग तरह से करेंगे। एक उदाहरण समेत मैं कहूंगा, अमेरिका में फॉर एग्जांपल ये बात किया जा रहा है कि ये जो नया वर्चुअल मीटिंग का जो इंडस्ट्री जो टेक्नोलॉजी इंटरफेस बना है रातों रात, जहां पे लाखों लोग अपना मीटिंग थ्रू वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स करके अपना बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा चेंज है। जयंत जी, मौजूदा इंडस्ट्री के रूप से जयंत जी, आई एम सॉरी, टाइम बिल्कुल हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। And moving on to oil, the Brent crude oil futures fell below $70 a barrel today, pressurized by the CNBC report that the White House will call on OPEC and its allies to boost production in an effort to combat climbing gasoline prices. And so the Brent crude futures declined 86 cents to trade at $69.77 a barrel. And the U.S. crude futures dropped 80 cents to $67.49 a barrel. उधर मजबूत वैश्विक संकेतों के बल पर दिल्ली सराफा बाजार में सोना 159 रुपए महंगा होकर 45,130 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा। चांदी भी 99 रुपए की तेजी से 61,250 रुपए प्रति किलो हो गई। अब headlines. And now, before we close, a reminder of the headlines. Erasing all its gains, Sensex sheds 29 points, but Nifty gains 2 points. Prime Minister Narendra Modi exhorts industry, saying this is a huge opportunity for new resolutions for new goals of the Indian industry. And the Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari pitches for formulating a policy for using the RBI's rising foreign exchange reserve for funding road projects. Well, that's it in this edition of Market Mantra. This is me, Nishit Kumar, along with my co-anchor Sonu Sood, saying adios till we meet again the next time. Market Mantra.